नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आज हम एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करवा रहे हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, यानी मुतादी अमराज के माहिर तस्वुर किए जाते हैं और आलमी सतह पर डॉक्टर साहब की खुसूसी पहचान है। आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर विजय यलदंदी का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और तकरीबन 35 वर्षों तक उन्होंने अमेरिका में खिदमत अंजाम दी और वहाँ ख़ास तौर पे इलिनॉय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन और सर्जरी के प्रोफेसर रहे और फिर अब हैदराबाद में वो आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब से मुलाकात का हमारा जो मकसद है वो ये है कि अपने नाज़रीन को, अपने सामाईन को, अपने क़ारीन को इस बात से वाकिफ़ करवाना कि कोरोना वायरस किस कदर ख़तरनाक है और कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। डॉक्टर विजय यलदंदी का आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। वैसे भी हम स्टूडियो तो तशरीफ़ नहीं लाए, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर आए हैं, क्लिनिक आए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहब से जो मरीज़ हैं वो इस बात का इजहार करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब किसी को दवाखाना जाने नहीं देते या अस्पताल में भर्ती होने नहीं देते, बल्कि खुद ही इलाज करते हुए हंसी खुशी वो अपने घर वापस चले आते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, जो पहला जो सवाल है, आप देखेंगे कि पैंडेमिक का जो हाल है, इस कदर खौफ व दहशत लोगों में है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो दूसरे नॉर्म्स है या प्रोटोकॉल है, उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ये मौका दिया। ये आप देखिए, कोविड से परेशानी ये है कि ये बहुत जल्दी फैल जाता है, एक से दूसरे में फैलने में बहुत जल्दी होती है। इसलिए हमें ये कोशिश करना है कि ज़्यादातर लोग एक जगह शामिल ना हों। अब जब 10 लोग एक जगह में शामिल हो जाते हैं तो एक से एक फैलने के ये वायरस को मौका मिलता है। तो यदि 10 लोग एक जगह मिल जाते हैं तो किसी को भी कोविड का इन्फेक्शन आने के लिए करीब करीब 30% चांस होता है, मतलब 30% चांस होता है। यदि 50 लोग एक जगह शामिल हो जाते हैं तो कोविड इन्फेक्शन आने के चांसेस जो है 90% हो जाते हैं। तो इसलिए दूर दूर रहना अच्छा है, क्योंकि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को जाने में बहुत जल्दी फैल जाता है। और कैसे फैलता है? हवा में फैलता है। इसलिए हमको ये करना चाहिए कि सब लोगों को फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मतलब हर किसी को कम से कम 2 गज जगह दीजिए ताकि वो सांस ले सके और ये सांस में उनको कोई इन्फेक्शन ना आए। तो कम से कम 2 गज जगह दीजिए। यदि 2 गज जगह नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ऐसा एक मास्क पहन लीजिए। और ये हो सकता है ये भी बेहतर हो कि एक नहीं 2 मास्क लगा दें, एक के ऊपर एक। तो 2 मास्क एक मास्क से बेहतर रहेगा। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप हर किसी को 2 गज की जगह दें ताकि वो सांस ले सके। जी। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कम से कम डिस्टेंस जो रखा जाए, 2 गज का डिस्टेंस रखा जाए और इससे काबू पाने में मदद मिलती है। और आपने एक बात और अहम कही है कि 50 लोग अगर जमा हो जाते हैं तो उससे तकरीबन 90% ये इन्फेक्शन फैलने या वायरस फैलने का खदशा रहता है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि खुद जो हमारे सरकारी तकारीब होती हैं, गवर्नमेंट की जो फंक्शंस होते हैं, उसमें भी इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया जाता। अब देखिए, मेरा ये कहना है मेरे जहन में कि हर चीज़ सरकार पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी सेहत की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए जी। ये सब सरकार पे हम छोड़ेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए सरकार चाहे कुछ भी बोले,
ये तो ज़रूर समझना है कि हमारी सेहत की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। आप किसी के पास भी जाएंगे, हकीम के पास भी जाएंगे तो सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन आपकी सेहत आपके हाथ में है, और जो भी होगा अच्छा होगा बुरा होगा वो तो अल्लाह की मेहरबानी है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, एक बात ये जो देखा जा रहा है कि बाज़ लोगों में अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होती हैं और बाज़ लोगों में अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, तो वो कौन सी अलामतें हैं या कौन सी निशानियां हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि कोई कोरोना से मुतासिर है? देखिए, ये एक बहुत अजीब बात है कि ये कोरोना वायरस जो है, वाकई में ये कोरोना वायरसेस हमें बहुत ज़माने से मालूम है इनके बारे में, क्योंकि 1960 से ये साबित हो गया था कि चंद लोगों को जो सर्दी जुकाम आती है वो एक तरह की कोरोना वायरस है। और ये अलग अलग तरह के कोरोना वायरसेस होते हैं जो इंसान में आते हैं, लेकिन जानवरों में भी आते हैं और चिड़िया में भी आते हैं। अलग अलग किस्म के कोरोना वायरसेस होते हैं। जी जी। अभी देखिए, 20 साल पहले एक कोरोना वायरस आ गया, उसे सार्स कहते थे। उससे बहुत लोगों की मौत हो गई क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक वायरस थी। लेकिन वो वायरस एक से दूसरे तक फैलने में उतना जल्दी नहीं फैलती थी ज़रूर, लेकिन उतना जल्दी नहीं। तो सारे दुनिया में सब लोगों ने जल्दी से जल्दी खबरदार हो गए, सब लोगों को अलग अलग कर दिया, तो वो वायरस ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए, एक 10 साल के बाद मर्स आया। जी जी। ये वायरस भी जानवरों से आया आदमियों को। ये भी वायरस बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि जिस किसी को भी इस वायरस से इन्फेक्शन होती थी, करीब करीब 10 में से 3 लोग मर जाते थे। तो फिर भी इसका भी कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था। लोगों ने रिसर्च शुरू करी वैक्सीन बनाने के लिए, उतने में मर्स ख़त्म हो गया, क्योंकि सब लोगों को अलग अलग दूर दूर कर दिया। लेकिन अब के बार जो आया है ये कोविड वायरस, जो सार्स कोवी-2 कहते हैं, ये भी जानवरों से ही आई है। लेकिन ये वायरस की खासियत ये है कि बहुत जल्दी फैल जाती है एक से दूसरों को, और बहुत तेज़ी से फैलती है। उसके अलावा ये कोरोना वायरस में और एक खासियत ये है कि ये बदलते रहती है अपने रूप को। इसलिए कहते हैं कि ये देखिए म्यूटेंट है, ये वेरिएंट है। लेकिन ये तो हमें पहले से पता था कि ये वायरस में खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी से जल्दी बदलते रहती है, और थोड़े दिनों ही में सारे अवाम में एक किसी को आया तो दूसरे को फैला, फिर दूसरे को फैला, और बदलते जाते रहता है, जब फैलते रहता है। जी। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए, इसको फैलने से पहले रोकना है, और हो सकता है इंशाल्लाह वैक्सीन सबको देंगे तो ये फैलने से रुक जाएगा। जी जी। अब देखिए, इज़राइल में उन्होंने सारे आवाम को वैक्सीन दे दी है। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर मास्क की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इज़राइल एक छोटा सा मुल्क है। जी हाँ। हाँ, वो हमारे मुल्क में 2-4 डिस्ट्रिक्ट को मिला दिए तो इज़राइल हो जाएगी। जी हाँ। तो हमारे मुल्क में जब 130 करोड़ लोग हैं, वो सारे लोगों को वैक्सीन देने तक काफ़ी देर लगेगी। जितना भी आप करें, सरकार जितनी भी कोशिश करें, एक तो वैक्सीन तैयार होना है, वैक्सीन तैयार होने के बाद सब लोगों को वैक्सीन देना है। इसके लिए लोगों की ज़रूरत है, डॉक्टरों और नर्सों की ज़रूरत रहती है, उसके लिए सिरेंज, नीडल सब की ज़रूरत रहती है। तो ये सबको वैक्सीन देने में काफ़ी देर लगेगी। जी। इसलिए हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो इससे पहले भी हमने देखा है, ये स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल है। मतलब ये स्ट्रैटेजी काफ़ी काबिल है। ये 1918 के इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में यही किया था। तब भी कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी। क्या किया? सब लोगों को मास्क दिया, सब लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग कराया, तो 3 साल में धीरे 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 कम हो गई। पूरी ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी कम हो गई। तो इंशाल्लाह अब सब हम लोग वही करें आवाम में कि ये वायरस को फैलने नहीं दे किसी को। जी जी। सब लोगों को जगह दें, हवा भी जो है वो साफ़ हवा हो। तो
सब जगह सफाई रहना चाहिए, साफ हवा, साफ हाथ और साफ मोहल्ला, जी जी, तभी इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। और वैक्सीन भी आ रहे हैं, अब अलग अलग किस्म के वैक्सीन आ रहे हैं। ये फिक्र मत करो कि ये वैक्सीन अच्छा है वो दूसरा बेहतर है, कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सारे वैक्सीन अच्छे हैं। ये ज़रूर है कि चंद लोगों को वैक्सीन से थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन ये तो हर दवा थोड़ी तो जहर रहती है, उसमें ख़तरा तो रहता है। लेकिन कोविड से जितना ख़तरा है वो वैक्सीन से कम ख़तरा है। एक और चीज़ ख़ास बात है कोविड में कि सब लोगों को कोविड से परेशानी नहीं होती है, सिर्फ चंद लोगों को होती है जी, और चंद लोगों की सेहत ख़राब हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन इतना तो आवाम को समझना चाहिए कि सब लोगों को तकलीफ़ नहीं होती है जी। और ख़ास बात यह है कि चंद लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ महसूस भी नहीं होता है, हाँ, तो उनको इन्फेक्शन रह सकता है, वो दूसरों को फैला सकते हैं। क्योंकि उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो वो समझते हैं कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं आया, जी जी, ये गलत बात है। जी तो आपको कुछ महसूस हो ना हो, ये आपको सोचना है कि ख़तरा ज़रूर है, जी आपको खुद को ख़तरा है और आपके तरफ से दूसरों को भी ख़तरा है, जी, इसलिए सब लोगों को ख़बरदार रहना चाहिए। जी जी। एक सवाल मैंने ये किया था कि जो अलामतें हैं या सिम्टम्स हैं, वो आम सिम्टम्स क्या है? अब देखिए, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। जी। तो अभी सूरत हाल ये है कि किसी को भी कोई भी तरह की कोई तकलीफ़ हो तो सोचना ज़रूर पड़ता है कि ये शायद कोविड हो सकता है। जी जी, अब चंद लोगों को बुखार आती है, चंद लोगों को खांसी होती है, चंद लोगों को ज़बान पे कुछ महसूस नहीं होता है, कुछ लोगों को कोई भी तरह की स्मेल नहीं आती है, टेस्ट नहीं आती है, कोई लोगों को खाली बदन में दर्द होता है, कोई लोगों को खाली सर में दर्द होता है, कई लोगों को पैखाने लग जाते हैं, कई लोगों को उल्टियाँ हो जाते हैं। जो भी हो, यदि सेहत ख़राब हो गई तो ये ज़रूर पूछना है कि ये क्या कोविड हो सकता है। जी जी, और ये ख़ास बात ये अब सबको सोचना है कि जब कोविड होता है तो कोविड है या नहीं है सिर्फ RT-PCR यानी तो एंटीजन टेस्ट करने से ही मालूम होता है। जी, और वो भी RT-PCR एंटीजन जल्दी से जल्दी करें तो शायद मालूम हो जाए। और क्या होता है कि चंद लोगों को इन्फेक्शन होती है, 2-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद RT-PCR नेगेटिव हो जाती है, लेकिन उनको तकलीफ़ है, उनको बीमारी है। उस हालत में उनको ज़रूर दवाइयों की ज़रूरत है। क्या दवाइयाँ? ये कोविड के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस हमारे बदन में रहता नहीं है, हमारे बदन में 7 दिन या 10 दिन में से निकल जाता है, लेकिन जब आता है अपने शरीर में, अपने बदन में, एक अजीब सा जलन पैदा करता है। ये जलन से सारी शरीर जल जाती है, लंग्स जल जाते हैं, हार्ट जल जाती है, किडनीज जल जाते हैं, सब जल जाता है। इसलिए जो भी दवाई हम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, जिन किसी को भी तकलीफ़ हो कोविड से, ये सिर्फ हम जलन कम करने की दवाई इस्तेमाल करते हैं। आजकल देखिए, अब सब लोग वो रेमडेसिविर के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ जी, मैं ये सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रेमडेसिविर से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये साबित हो चुका है कि रेमडेसिविर से किसी का जान नहीं बचा सकते। तो रेमडेसिविर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बड़े बड़े ट्रायल्स में साबित हो चुका है, इसलिए WHO ने भी कहा है कि रेमडेसिविर से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जी, फिर भी लोग परेशान हैं, इसलिए अब जब परेशान हो जाते हैं लोग तो किसी ना किसी चीज़ को पकड़ लेके सोचते हैं कि देखिए जो भी होता है, थोड़ा भी लाभ होता है तो होने दो। जी, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि रेमडेसिविर काफ़ी ख़तरनाक दवाई है। जी, इससे चंद लोगों को लिवर डैमेज हो चुका है। इसलिए रेमडेसिविर कभी भी देते हैं ना, उसी लोग को देते हैं जो दवाखाने में हैं, जिनकी एकदम क्लोज मॉनिटरिंग हो सके। जी, जी, और ये भी साबित नहीं है कि रेमडेसिविर से कोई ख़ास फ़ायदा होगा।
हो सकता है कि चंद मरीजों में कई टाइम में हो सकता है कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन आज तक किसी की जान नहीं बची रेमडेसिविर से। जी जी। लेकिन ये ज़रूर साबित हो गया है कि डेक्सामेथासोन जिन लोगों को देते हैं जी उनमें बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और उन लोगों में बहुत लोगों की जान बच गई। जी जी। तो डेक्सामेथासोन तो काफ़ी सस्ती में दवाई है, जी लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि डेक्सामेथासोन हम लेंगे तो हमें कोविड इन्फेक्शन नहीं आएगी, ऐसे नहीं होता है। जी। और डेक्सामेथासोन जो भी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं जलन कम करने के लिए, ये उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको कोविड की वजह से बदन में जलन है। जी जी जी। जब जलन ही नहीं है तो फिर दवाई काहे इस्तेमाल करें, जी जी। है नहीं? सही है। क्योंकि जो भी दवाई है ज़रूर थोड़ी बहुत तो जहर भी है, दवाई भी है जहर भी है, जी जी तो उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको सख्त ज़रूरी है। जी जी। एक सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पहले अपने दौरान गुफ्तगू बताया कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, वहाँ पर यूके वेरिएंट्स के बारे में बात की जा रही है कि जो वायरस है वो यूके वेरिएंट है। ये देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, यूके वेरिएंट रहो या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट रहो, कोई भी रहो। जी जी। हमें ये सोचना है कि हमें क्या हो रही है, अभी सूरत हाल क्या है। जब बदन में जलन है तो जलन कम करने की दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप सोच के क्या फ़ायदा कि कौन सी वेरिएंट है। जी जी। है नहीं? और ख़ास बात ये है कि हर शख्स को अलग अलग तरह की बीमारी होती है। जी। ये वेरिएंट से ये बीमारी होगी, वो वेरिएंट से वो बीमारी होगी, या ये वेरिएंट से आपको ज़्यादा खतरा है, ये वेरिएंट से कम खतरा है, ये तो अभी साबित नहीं हुआ है। जी। अभी देख रहे हैं लोग कि क्या इसमें ये अलग अलग जो मुख्तलिफ वेरिएंट जो हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जी। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये है कि जब इंसान बीमार होता है, ख़ासतौर पर कोरोना वायरस का शिकार होता है, तो उसे किस तरह का इलाज करना चाहिए? क्योंकि जो इलाज होती है वो दवाओं से भी होती है और जो इलाज होता है वो एहतियात से भी होता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि देखिए, आपको यदि कोविड से कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी सिम्टम्स हो, जी जी, ख़ास तौर पे हमें क्या देखना है? ख़ास तौर पे ये देखना है पल्स ऑक्सीमीटर लगा के कि आपकी ऑक्सीजन लेवल क्या है। यदि ऑक्सीजन लेवल 94% से ज़्यादा है तो आप ठीक हैं। यदि ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो जाए तो आपको ज़रूर डेक्सामेथासोन लेना चाहिए, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि जिन लोगों की ऑक्सीजन कम होते जा रही है उनको डेक्सामेथासोन से ज़रूर फ़ायदा है। जी जी। और डेक्सामेथासोन से उनकी जान बचेगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं खून का मायना करके कि उनके बदन में जलन कितनी है। तो इसके लिए ख़ास तौर पे हम देखते हैं CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन और फेरेटिन। यदि ये दो बहुत बढ़ गए हैं तो उनके शरीर में बहुत जलन है, ये जलन दबाने के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ ये हम देखते हैं कि डी डाइमर कितनी बढ़ के है, क्योंकि डी डाइमर जिन लोगों को बहुत बढ़ के है उन्हें ये ख़तरा है कि उनके खून के गड्ढे हो जाएंगे और ये खून के गड्ढे जो है लंग्स को जाके आदमी को ख़त्म कर देंगे। तो उनको जो है हम ब्लड थिनर देते हैं, मतलब कि खून को ज़रा पतला करने के लिए दवाई। डेक्सामेथासोन यानी ब्यूडेक्सोनाइड इनहेलर या खून को पतला करने के सिवाय, ये 3 दवाइयों के सिवाय जिन किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन देना चाहिए। इसके अलावा दूसरों का कोई सबूत नहीं है। अब अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग उनकी ख्वाहिश है, ये हमारे को ये दवाई पसंद है, हमारे को वो दवाई पसंद है। आप देखिए ये अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी जानने के लिए बेचैन है कि अक्सर यही सुना जा रहा है कि कुछ लोगों को बुखार आता है और बुखार के बाद 1 या 2 दिन में ही वो हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं। तो वजह क्या है? क्या ब्लड क्लॉटिंग इसकी वजह है?
ये अभी तक इसकी रिसर्च जारी है। जी। ये अभी इसकी सबूत नहीं है हमारे पास कि क्यों हो रही है। हो सकता है कि चंद लोगों में जो एकदम जल्दी बीमार हो चुके हैं, उनमें जो खून के गड्ढे बन गए हैं, उनको हार्ट अटैक हो गई हो, तो हो सकता है। लेकिन ये भी हुआ है कि जो लोगों को कोविड से सारा सेहत ठीक हो गई थी उनकी, वो संभल गए थे, घर जाने वाले थे, यानी घर चले भी गए थे, ऐसे लोगों में चंद लोगों में हार्ट अटैक होकर उनकी इंतकाल हो गई। क्यों हुई ये अभी इसका बहुत रिसर्च चल रहा है। अभी पूरी तरह से हमें ये समझ में नहीं आई बात कि क्यों हो रही है। एक सवाल डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अब रमज़ान चल रहा है और तमाम जो लोग हैं मुसलमान वो रोज़ा रखते हैं। हाँ। तो ये देखा जाता है कि इफ्तार जो करते हैं उसमें ऐसे मेवे इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। मिसाल के तौर पर तरबूज है, अनानास है, इस तरह के मेवे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक एहतियात के तौर पर किस तरह के मेवे, किस तरह की ग़िज़ाएँ या ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें देखिए, ये कोविड के लिए कोई ख़ास परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। ये भी साबित नहीं हुआ है कि आप ये खाएंगे वो खाएंगे तो कोई ख़तरा है। लेकिन आम तौर पे मैं ये कहता हूँ सब लोगों को कि देखिए, जो भी आप करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। जी। हाँ, ये नहीं कि रोज़ा है तो शहर में खूब दबा के खाएंगे, ये गलत बात है। और इफ़्तार में जो है खूब मिठाइयाँ मेवे खाएंगे, ये भी गलत बात है। क्योंकि देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे आप तो आपको ज़रूर डायबिटीज़ होएगी, शक्कर की बीमारी होएगी, और उससे बहुत ख़तरा है। ख़ास तौर पे कोविड को ख़तरा उन लोगों को है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। और ये सब क्यों होता है? डायबिटीज़ क्यों होता है, हाइपरटेंशन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि परहेज़ नहीं है, और इसलिए होता है कि जो है खाली पीले बैठे हैं, कोई कसरत नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो बस अब जब कुछ भी काम नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, खूब खाते रहेंगे, तो पेट बढ़ते रहेगा, इससे सेहत खराब हो जाएगी। जी जी जी। हाँ, तो इसलिए अभी देखिए, रमज़ान में रोज़ा रहने का मतलब क्या है? जी जी। कि जो साल भर में आप ये वो करे हैं, कम से कम रमज़ान के वक्त परहेज़ करके ज़रा सेहत को आप संभालें। जी जी, बहुत अच्छी बात ये है। आप सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। जी जी। है नहीं? जी। इसका मतलब ये नहीं है कि सहरी में और इफ्तार में आप दबा के खाएं। ये बात अच्छी है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि जैसे कि मैंने मेवों के बारे में सवाल किया और आपने बताया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जी, देखिए, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे दही खाने से सर्दी हो जाएगी या आइसक्रीम खाने से सर्दी होगी। देखिए, ये इसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इस पर कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। अब लोगों को अलग अलग उनके ख्याल रहते हैं, अलग अलग, तो उसके लिए हम क्या बोलें। उसके हर किसी को अपने खुद का एक ख्याल रहता है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इतना ज़रूर है कि देखिए, ज़्यादा मिठाई खाना, ज़्यादा शक्कर खाना, ज़्यादा नमक खाना अच्छी चीज़ नहीं है। जी। जो भी करेंगे सोच समझ के करना चाहिए। जो सेहत के लिए अच्छी है वही करना चाहिए। परहेज़ तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी। हाँ। एक सवाल ये पैदा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और ख़ास तौर पे आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो मैन मेड है, और ये इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उस बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी। तो यही मैं कहूँगा कि देखिए, कृष्ण बिहारी नूर की एक छोटी सी शेर है, जी। इजाज़त हो तो सुना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं। बहुत खूब। तो सब लोग बोलते रहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, क्या सच है क्या झूठ है, सबूत रहना चाहिए। जी जी। हाँ, ये तो जो भी मर्जी में बोल लें, तो ये हम एक आज़ाद मुल्क हैं, तो सब लोगों को सब आज़ादी है, जो भी बोलते हैं बोलते रहते हैं। जी जी। अब लेकिन ये ना, ये थोड़ा सोच समझ के खबरदार रहना चाहिए कि ये जो विटामिन सी, लिमसी या विटामिन डी या जिंक,
इससे कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान भी हो सकता है। जी जी। और ये भी ज़रूर सबको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि ये डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन से कोई फ़ायदा नहीं है जी। इसका कोई सबूत नहीं है। तो जो भी डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन ले रहे हैं उन्हें ख़बरदार करना चाहिए कि देखिए इसका कोई सबूत नहीं है। जब कोविड जैसी ख़तरनाक बीमारी होती है जिससे आपकी जान की खतरा है तो वही दवाई लेना चाहिए जिसके लिए सबूत है। जी जी। और डेक्सामेथासोन, बिडेसनाइड, ब्लड थिनर, ऑक्सीजन के सिवाय दूसरों चीज़ों के लिए कोई सबूत नहीं है अभी। जी जी। और ये खाली पीली पैसे खराब और सेहत भी खराब। जी जी। तो ये इससे आप आवाम को समझाइए कि देखिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जब खाने पीने की बात आती है तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग जो रिवायती अद्वियात है यानी बाद हर्ब्स रहते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दालचीनी अदरक की चाय पी रहे हैं जिसे सूंड भी कहा जाता है उसकी चाय पी रहे हैं, और ख़ास तौर पे जैसा कि आपने कहा है कि अंडे वगैरह खा रहे हैं लोग और गर्म पानी पीने को तरजीह दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए ये सब चीज़ों के लिए कोई सबूत नहीं है। अब ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी करेंगे आप सोच समझ के कीजिएगा और ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी बहुत ज़्यादा करते हैं उसे ज़रूर सेहत के लिए ख़तरा है। जी जी। तो आप जो भी करते हैं सोच समझ के कीजिएगा। यदि आपको अदरक की चाय पसंद है तो ठीक है, पी लीजिएगा, कम से कम आप उसके मज़े लेंगे। जी। लेकिन ये सोचना ठीक नहीं है कि मैं अदरक का चाय पीऊँगा तो मुझे कोविड नहीं आएगा, इसका कोई सबूत नहीं है। जी। अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसी ख़ास परहेज़ नहीं है जिससे कोविड नहीं आएगा। तो आपको ये सोचना है कि जो भी करेंगे यदि आप सेहत को ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह कोविड से आपको कम तकलीफ़ होगी। जी जी। एक सवाल ये भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी उन पे है। तो जो भी दवाइयाँ उनको लेना है, डायबिटीज़ के लिए हो या हाइपरटेंशन के लिए हो, ज़रूर वो दवाइयाँ टाइम पे लें और अपने सेहत का ख्याल करें, क्योंकि जिन लोगों की सेहत ठीक है उनको कोविड से कम तकलीफ़ होती है। जिनकी सेहत पहले से ख़राब है उनको कोविड आएगा तो ज़रूर ख़तरा और बढ़ के होता है। जी जी जी। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती जो निज़ाम आपके जिस्म का होता है उसे मजबूत करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? देखिए इसके लिए सेहत को अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी करें ज़्यादा ना करें। शक्कर ज़्यादा नहीं, नमक ज़्यादा नहीं, खाना वगैरह जो भी है एकदम सादा खाना और सही टाइम पे ठीक तरह से नींद रखें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, कसरत करें तो आप ठीक रहेंगे। जी जी। बस इससे बढ़ के और कोई ख़ास दवाई नहीं है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हमारा उसूल रहा है, जो हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं ताकि क़ारीन को, नाज़रीन को और सामीन को भी कुछ मालूमात बहम पहुँचाएँ और उनमें शऊर पैदा करें। तो शऊर बेदार करने का जहाँ तक सवाल है तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर विजय यल्दांदी जो माहिर वबाइयात है और मुतादी अमराज के माहिर भी हैं और अमेरिका में तकरीबन 35 वर्षों तक उन्होंने खिदमत अंजाम दी है और अमेरिका का एक प्रोग्राम है USCDCP, तो उसके तहत जो रिसर्च होती है HIV और ट्यूबरक्लोसिस यानी TB वगैरह की, उससे भी ये वाबस्ता हैं और तकरीबन 60 लोगों की टीम की ये सरबराही भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर विजय यल्दांदी ख़ास तौर पर लोगों को मैसेज दे कि कैसे बचा जाए कोरोना वायरस से। शुक्रिया। देखिए ये कोरोना वायरस से हमें यही देखना है कि हम सब अपना अपना ख्याल करें और अपनी बिरादरी का ख्याल करें और ख़ास तौर पे सब लोगों को कम से कम 2 गज जगह दें। सब लोगों को यही बताएं कि देखिए साफ़ हवा, साफ़ हाथ और साफ़ मोहल्ला रहेगा तो हम कोविड से ज़रूर जीतेंगे। और यदि ये नहीं हो सकता है कि 2 गज दूर रहें तो मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े बड़े महफिल में जमा ना हो, 10 लोगों से ज़्यादा होंगे तो ज़रूर ख़तरा है, 50 लोगों से ज़्यादा है तो और बड़ा ख़तरा है। तो इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने बिरादरी का सेहत का ख्याल करें
अब आखिरी में यही मैं बोलूँगा कि देखिए हमारे मुल्क में बहुत ज़माने से एक दुआ है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, मतलब सारे जहां में सब लोगों की अमन और खुशियों की दुआ करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर विजय यलदानी ने किस खूबी से आपको ये बताया कि किस तरह एहतियात बरतनी चाहिए, कौन से खाने खाने चाहिए और किस तरह के खाने खाने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि ये कोई साजिशी नज़रिया नहीं है या मैन मेड ये वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरस हकीकी है और इससे बचने की शदीद ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, नहीं डॉक्टर विजय यलदानी के इसी पैगाम के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।